हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के भूगोल विषय की पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 का नाम है वन शॉट वीडियो पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हो गया है। आपको हम बता दें कि पहला पार्ट 1 में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। इसमें आपको दीर्घ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। दीर्घ मान लो तो 5 नंबरिया क्वेश्चन के 3 गो कॉन्सेप्ट है, उन तीनों क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट कौन बताया जाएगा, पहले सुनो। पहले विश्व में जनसंख्या वितरण ये पूछेगा। दूसरा बात की विश्व या भारत में जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को प्रकाश डालना है, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये 3 गो हेडिंग है जो 5 नंबर में पूछता है। तो आइए पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालें। खाली वितरण, प्रभावित करने वाले वितरण को नहीं, केवल वितरण। वितरण का मतलब होता है खाली ये बता दो कहाँ कहाँ जनसंख्या है। ये नहीं बताना, कारण नहीं बताना कि वहाँ जनसंख्या क्यों है, खाली ये बता दो कहाँ कहाँ कितना है, बस इतना। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये देखो तो खाली कहाँ कहाँ विश्व में जनसंख्या कहाँ है, कितना है, बस ये बताना है। और इसमें देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में कि भारत या विश्व में जनसंख्या की घनत्व कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, उसका कारण बताना है, प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो पहला क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालना है। ध्यान से सुनो कैसे होगा। सबसे पहले याद रखना, इसमें अगर 1 नंबर की क्वेश्चन दिया है देखा जाए 5 नंबर में, तो इसका आंसर होगा कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रारूप असामान्य है। मतलब हम कहना ये चाहते हैं विश्व में बहुत से ऐसे जगह है जहाँ जनसंख्या कमी, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो एगो जॉर्ज क्रेसी नाम के एक बहुत बढ़िया दार्शनिक थे, उनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी। नाम याद रखना, जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी, ध्यान से सुनो। ये बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। इनका मानना था कि विश्व में जनसंख्या असमान रूप से फैला हुआ है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अभी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ध्यान से सुनो। एशिया महादेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम है। ये सब बातें इसमें लिखोगे। इन्होंने 1 नंबर में बोला कि विश्वत रेखा का, विश्वत रेखा मान लो है, विश्वत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को विश्वत रेखा कहते हैं। और हम आपको बताते हैं विश्वत रेखा एकदम यहाँ से गुजरता है, भारत के नीचे से। तो विश्वत रेखा के ऊपर 90% जनसंख्या निवास करती है। कितना प्रतिशत? 90%। विश्वत रेखा के नीचे 10% जनसंख्या निवास करती है। तो पहला कंसेप्ट क्या निकला? पहला कम से कम 4-5 को बता देना। पहला एक परिचय बता देना कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार विश्व में जनसंख्या असमान रूप से फैला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 90% जनसंख्या उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और पृथ्वी के विषुवत रेखा के नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है, और उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। पहला कंसेप्ट हो गया, पहला ऐसे जनसंख्या बटा हुआ है। दूसरा जनसंख्या बटने का तरीका है कि इसमें बता दें कि एशिया में विश्व में 7 गो महादेश है ना, तो 7 गो महादेश से ये केवल एशिया महादेश में बात करोगे तो 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें पूरा मान लो पृथ्वी पर पूरा जनसंख्या 100% है, जिसमें से केवल 60% जनसंख्या खाली एशिया में पाई जाती है, ठीक ना, और 40% जनसंख्या 6 गो महादेश में पाई जाती है। पृथ्वी पर कुल 7 गो महादेश है, जिसमें से केवल 1 गो महादेश में 60% जनसंख्या, हम बाकी 6 गो अपन फरियावत रहो 40% में। देख रहे हो? तो दूसरा बताओगे एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है, बाकी अन्य सभी महादेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा बता देना कि संपूर्ण देश में पूरा विश्व के सभी देशों में लगभग क्या नाम है, भारत और चीन में 38% जनसंख्या निवास करती है। मान लो कि हमारे पूरा विश्व में 195 गो देश है, मान लो, हालांकि 208 है मान्य अमान्य सब मिलाकर, और ऐसे मान्य देश की संख्या 195 होता है। 195 गो देश में से 2 गो देश ऐसा है, भारत और चीन, जिसमें जनसंख्या 38% है। अगर 100% जनसंख्या तो केवल 2 गो देश में 38%, बाकी 193 देश में कितना प्रतिशत? तो बताओगे 62%। कितना? 62%। देख रहे हो, खाली 2 गो देश 38 हो गया है, बाकी 62% अन्य सभी देश में फैला हुआ है। ये 3 को हुआ। ऐसे ही एक एक करके हेडिंग में लिखोगे।
तो क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। कहोगे विश्व में जनसंख्या का वितरण पर रूप असमान है। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया महादेश में जनसंख्या वितरण पर लिखा है कि एशिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है जहां जनसंख्या कम है, और ऐसे क्षेत्र बहुत कम है जहां जनसंख्या अधिक है। कहना ये चाहते हैं एशिया में बहुत से ऐसे जगह है जहां जनसंख्या ज्यादा है और बहुत से ऐसे जगह है जहां जनसंख्या कम है। मतलब ये पहला नंबर देखो, पहला नंबर इन्होंने कहा विश्व में 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में बसती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में बसती है। जनसंख्या को बंटवारा कर रहे हैं ये। दूसरा है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में 21% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यहाँ जमीन देखिएगा 40% से अधिक भाग है। तीसरा है कि विश्व में 65% भाग ऐसे हैं, मान लो कि अगर पूरा पृथ्वी 100% है ना, तो 100% में से 65% ऐसा पृथ्वी है जहां केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। बहुत दुख की बात है। तीसरा है कि विश्व में 35% भाग ऐसे हैं जहां 95% जनसंख्या निवास करती है। बात बुझ रहे हो, 100% में से 35% ऐसे भाग हैं, 35% जहां 5% जनसंख्या बसती है। आप 65% ऐसा जगह है जहां 95% जनसंख्या बसती है। देख रहे हो, तो 65% वाला जगह है ना रहने लायक है, और ये 35% जगह यह रहने लायक नहीं है, इसलिए 5% लोग यहाँ बसते हैं, और ये रहने लायक है इसलिए यहाँ 95% लोग बसते हैं। अगला है क्या है जी, तो बताओगे विश्व के एशिया महादेश एक ऐसा महादेश है जहां विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है, ऊपर बता दिया गया है। विश्व के 2 देश भारत और चीन ऐसे हैं जिसमें लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना। अतः निष्कर्ष तो कहा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अनुकूल व प्रतिकूल वातावरण के अनुसार असमान है, जिसमें कहीं ज्यादा जनसंख्या है तो कहीं कम जनसंख्या है। ये 5 नंबर में आंसर अपना लिख देना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर ये कौन है, लिंग अनुपात तो हो गया है, ये भी हो गया। विश्व को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हो गया है। जनगणना हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। हाँ, ये नहीं हुआ। विश्व में पूछे या फिर भारत में पूछे, आंसर सेम होता है। भारत में जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन देखे हो वो ये देखे हो कि विश्व में जनसंख्या कहाँ लाइट भाग गई यार। 5 नंबर है कि भारत में या फिर पूछे विश्व में जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग पाए जाते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है। देखो, कहना ये चाहता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम रहता है, तो उस कारण को बताओ जिसके वजह से कहीं विशेष क्षेत्र में जनसंख्या हमचौगा रह जाता, बहुत ज्यादा हो जाते हैं जनसंख्या, और किसी क्षेत्र में 1 2 3 4 लोग बचते हैं। तो ऐसी कौन से कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व कहीं बढ़ जाता है और कहीं घट जाता है, उन सभी कारणों को हमें लिखना होगा। ठीक ना, चलो तो पहले ध्यान से सुनो। अब हम ये समझने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ा जाता है। देखो, जनसंख्या घनत्व के सबसे पहले परिभाषा लिख देना। जब इसके आंसर डिजाइनिंग करोगे ना तो परिचय में लिख देना, परिचय में कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। देखो, मुख्य रूप से यदि कारक देखो ना, कारक मतलब कारण को कारक कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। 3 गो कारक ऐसा है जिसकी वजह से जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ा जाता है। पहला है वो कारक भौगोलिक कारक। कौन है बाबू? भौगोलिक कारक। तो पहला ही कारक याद रखना, भौगोलिक कारक। दूसरा होता है आर्थिक कारक। कौन है? आर्थिक कारक। और तीसरा होता है सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये 3 गो कारण होता है। अब देखो, भौगोलिक कारक में भी फिर से 3 गो हो जाता है। कौन कौन? एक होता है भू आकृति का मतलब होता है कहीं लोग, देखो भू आकृति का मतलब होता है भूमि के आकार कैसा है। ये बहुत डिपेंड करता है भूमि के आकार के ऊपर। यदि कहीं समतल एरिया है ना, समतल एरिया, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, और जहाँ पठारी एरिया होगा, पर्वतीय एरिया होगा, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ समतल होता है। तो भू आकृति भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से लोग कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। समतल एरिया में रहना, खान पान, जीवन यापन करना बहुत आसान होता है, इसलिए समतल एरिया में लोग बसना पसंद करते हैं। वहीं ऊंचा
पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में लोगों को रहना थोड़ा दुश्वार होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में जीते हैं, इसलिए वहाँ लोगों की संख्या कम पाई जाती है। तो भू आकृति एक कारक है। दूसरा बताओगे कि जल के अभाव। जल के अभाव, जल के अभाव का मतलब हुआ जिन क्षेत्रों में जल की कमी महसूस होती है उन क्षेत्रों में लोग नहीं रहते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो कम हो जाता है, और जहाँ की जल की पूर्ण रूप से मात्रा उपलब्ध होता है वहाँ लोगों की बसना, लोगों को रहना बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ा देता है। तो जहाँ जल पूर्ण रूप से मिलता है वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, जहाँ जल की कमी होती है वहाँ जनसंख्या घट जाता है। तो इसका मतलब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जल भी एगो है। अगर जल रहेगा तो लोग वहाँ रहेंगे, जल नहीं मिलेगा तो वहाँ से भाग जाएंगे, इसका मतलब वो भी एगो कारक है। तीसरा बताओगे जलवायु। जलवायु एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या को कहीं घटा देता है कहीं बढ़ा देता है। कैसे बाबू, ध्यान से सुनो। अगर लोगों को रहने के अनुकूल वातावरण रहेगा, मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में अगर अनुकूल वातावरण है, मतलब हम जैसे खोज रहे हैं वैसे वातावरण मौसम मिल जाएगा तो हम वहाँ जीवन यापन गुजार सकते हैं। अगर हम जैसे खोज रहे हैं तो अगर उसका उल्टा हुआ तब हम वहाँ नहीं रहेंगे, उस जगह को छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जलवायु निर्भर करता मौसम के ऊपर, और मौसम अनुकूल रहेगा। अगर गर्मी हो रहा है, बहुत प्रचंड रूप से गर्मी हो रहा है तो वहाँ लोग बसना कम पसंद करेंगे, और बहुत ज़्यादा शीत है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, इसका मतलब वहाँ रहने का अनुकूल वातावरण नहीं है, तो उस क्षेत्रों में लोग छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी एगो कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या को घटा देता है, कहीं बढ़ा देता है। अब जब आ जाओ आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में दो जिम्मेदार होता है, एक होता खनन, एक होता औद्योगिकरण। एक होता खनन और एक होता औद्योगिकरण। ये दो हेडिंग याद रखना। ये कैसे प्रभावित करता है, ध्यान से सुनो। जिन क्षेत्रों में भूगर्भ से खनिजों को निकाला जाता है उस क्षेत्र में रोजगार मिलता है, तो उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार मिलता है। तो रोजगार की वजह से यहाँ लोगों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये भी एगो कारक है जनसंख्या को घटाने और बढ़ाने का। औद्योगिकरण में क्या होता है, जहाँ उद्योग धंधा ज़्यादा चलता है ना वहाँ रोजगार की अवसर मिलता है। अब रोजगार के अवसर मिलेगा तो लोग वहाँ मूव करेंगे, लोग वहाँ प्रवास बनकर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ जनसंख्या क्या होगा, शहरी क्षेत्र में ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ लोगों की रोजगार मिल रहा है, इसलिए यहाँ लोग जाकर बस रहे हैं। आ जाओ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, जहाँ राजनीतिक बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ खतरनाक होती है, हमेशा समाज में अशांति फैलता है, दंगा फसाद आता है, आतंकवाद, लोग हमेशा बम विस्फोट करते रहते हैं, तो वहाँ लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। तो लोग उस जगह को छोड़कर, आतंकवादी वाले एरिया को छोड़कर कहीं शांति माहौल में जाकर बसना पसंद करते हैं, जहाँ समाज अनुकूल मिले, जहाँ सांस्कृतिक समाज हो, जहाँ धर्म से जुड़ाव हो, या फिर वहाँ एकदम शांति माहौल बना रहे, तो उन क्षेत्रों में लोगों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यही सब कारण मानो, हेडिंग डाल कर लिखोगे तो 5 नंबर होगा। देखो हम डिजाइन कर दिए हैं, ऐसे लिख लेना। विश्व या भारत में जनसंख्या के वर्तमान वितरण को सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि विभिन्न भूभागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व में जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 3 को है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। तब लिखना कि भौगोलिक कारण में पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु। यही 3 को हम ऊपर बता चुके हैं। यही पढ़ना, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में जल की स्थान भोजन से पहले होता है। पीने के लिए, सिंचाई के लिए, औद्योगिक के लिए जल आवश्यक है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में जल मिलता है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, और जिन क्षेत्रों में जल नहीं मिलता वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। तब लिखना भू आकृति। विश्व में भारत में समतल मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि समतल एरिया में रहना बहुत लोगों के लिए आसान जीवन होता है, और जबकि पर्वतीय, पठारी, घाटी में जनसंख्या घनत्व कम होता है। समतली मैदानी में खेती करना और रहना आसान होता है, इसलिए समतल क्षेत्रों में लोगों की जनसंख्या बढ़ जाता है। चौथा है जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जलवायु को प्रभावित भौगोलिक कारक बताइए जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, तो उसका नाम होगा जलवायु। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। प्रमुख कारण है, जिन क्षेत्रों में
अच्छा अनुकूल जलवायु होता है वहाँ जनसंख्या का दबाव होता है, और जिन क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु होता है वहाँ जनसंख्या का कोई बसना नहीं चाहता है, अर्थात वहाँ जनसंख्या का दबाव कम रहता है। ये हुआ भौगोलिक कारक। अब बताइएगा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक में दो था, एगो खनिज वाला, एगो औद्योगिकरण वाला। जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में होती है वहाँ औद्योगिक विकास और खनन क्रिया के कारण रोजगार ज्यादा मिलता है, जिससे जनसंख्या ज्यादा मिलती है, बसती है। औद्योगिकरण में बता देना, जिन क्षेत्रों में उद्योग या कंपनियां ज्यादा होती है ना, उन क्षेत्रों में रोजगार लोगों को ज्यादा मिलता है, अन्य सुविधाएं भी मौजूद होती है, इसलिए जनसंख्या ऑटोमेटिक वहां बढ़ जाता है। और जिन क्षेत्रों में ये सब सुविधा नहीं मिलता है वहां जनसंख्या कम हो जाता है। इसका मतलब भी एगो कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ा जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ना तो मेन मकसद वाले कारण बता देना है। तीसरा है कि सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं, जबकि राजनीतिक अशांति के कारण जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में अशांति फैला होता है वहाँ जनसंख्या का दबाव कम रहता है, और जिन क्षेत्रों में शांतिक माहौल रहता है वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना। अतः निष्कर्ष का कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कारक, उपयुक्त मतलब उपर्युक्त कारकों की वजह से विश्व या भारत की जनसंख्या घनत्व तथा वितरण प्रभावित होती है। लास्ट में देखो ये दो प्रश्न नंबरिया हुआ, और हम लास्ट में बता दें आपको, लास्ट वाला प्रश्न नंबरिया इसका नाम रहेगा जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। किधर गया? आ गया जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है ये देखो ना, बिहार बोर्ड में और अदर भी बोर्ड में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है 12वीं क्लास में कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत पर प्रकाश डाले। 5 नंबर में आएगा, कभी कभी 1 नंबरिया में डाल देता जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया। तो आप में ध्यान हो बताओगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताओगे बाबू? 3 प्रकार के। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे? आइए हम बात करते हैं, पहले शुरू से पहले ही बोलते हैं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है। देखो किसी विशेष क्षेत्र में ना जनसंख्या का वर्णन करना, वर्णन मतलब लेखा जोखा करना, कितना कहाँ कितना है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, इसका लेखा जोखा करना होता है, वर्णन करना होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अभी जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले 1929 ईस्वी में दिया गया था। 1929 ईस्वी में थॉम्पसन ने दिया था। थॉम्पसन, इनका नाम था, थॉम्पसन ने दिए थे। इसके बाद इसी संशोधन में, इसी सिद्धांत में आगे चलकर 1945 ईस्वी में नोटेस्टिन साहब, नोटेस्टिन नाम याद रखना, नोटेस्टिन साहब इसी सिद्धांत को और संशोधन करके प्रस्तुत कर देते हैं। और तब जाकर दोनों आदमी मिलकर 1945 ईस्वी में ही जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 भागों में बांट देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो 1945 ईस्वी में याद रखना, नोटेस्टिन का नाम याद रखना, ठीक है। हालांकि इनका भूमिका ज्यादा है, भले ये शुरुआत किए थे लेकिन इनका भूमिका ज्यादा है ये सब बताने में। तो इनके अनुसार बताया गया है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है प्राथमिक अवस्था, एक होता है द्वितीय अवस्था, एक होता है तृतीय अवस्था। तो तृतीय अवस्था, 3 अवस्था याद रखना, ठीक ना। नोटेस्टिन साहब जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। कौन कौन बाबू? प्राथमिक अवस्था में आता है अल्प विकसित देश, अल्प विकासशील देश, और दूसरा में आता है विकासशील देश, नाम याद रखना। और तीसरा में आता है विकसित देश। तीसरा में कौन देश आता है बाबू? तो बताओगे विकसित देश आता है। देखो अब ये तो हुआ जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक अवस्था जिसमें अल्प विकासशील देश आते हैं, और दूसरा होता है द्वितीय अवस्था जिसमें विकासशील देश आते हैं, और एक होता है तीसरा अवस्था जिसमें विकसित देश आता है। अब हम बताने वाले हैं कि कैसे हम समझेंगे कौन अल्प विकसित है, कौन विकासशील है, कौन विकसित है। ध्यान से सुनो। पूरा विश्व में 195 देश है, मोटा मोटी मान के चलो। तो उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो पहले से ही विकास कर चुके हैं, उनको अब विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ पैसा की कोई कमियां नहीं है। तो जो पहले से ही धनी मनी हो, उसके पास बहुत कुछ टेक्नोलॉजी है, सब कुछ उसके पास सुविधा है, तो उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। विकसित जो पहले से विकास कर चुका है, ठीक है। दूसरा बात, कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत तेजी से अपना विकास कर रहे हैं। हमारे विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, एकदम विकसित देश की ओर जा रहे हैं।
अपना हनुमान गियर लगाकर बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, तो उस देश को हम कहेंगे विकासशील देश। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये बहुत तेजी से विकास करने वाला देश है, तो इस देश को हम विकासशील देश कहते हैं। तो जो देश पहले से ही विकास कर चुका है, अब बहुत ज़्यादा धनी मनी है, एकदम नंबर 1, 2, 3 पर आता है, तो उस देश को हम कहेंगे विकसित देश। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देश में आते हैं जो पहले से ही डेवलपमेंट कर चुके हैं। और इन सभी के यहाँ ना टेक्नोलॉजी, तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कमियां नहीं है। इनके पास साक्षरता, लिटरेसी रेट 100% साक्षरता दर है, सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। हमारे यहाँ देखो 70-73% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ है। तो कहने का मतलब है जो पहले से ही विकास कर चुका है उसे हम विकसित देश कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब हो गया। इन सभी में देखोगे ना विकसित देश में क्या ना विकसित, इन सभी में देखोगे विकसित देश में तो सब के सब पढ़ा लिखा होता है। इसमें सभी लोग व्यापार के ओर सबसे ज्यादा अग्रसर वाला काम करते हैं और यहाँ तकनीकी का सब सुविधाएं मौजूद होता है। यहाँ लोग बच्चे को पैदा करने में बिलीव नहीं रखते हैं। यहाँ जन्म दर बहुत कम होता है और मृत्यु दर भी बहुत कम होता है। लोग बहुत बच्चे पैदा बहुत कम करते हैं और मरते भी कम, क्योंकि कोई भी बीमारी होगा ना, कितना हो करोड़ों रुपया लग जाए, दवा करा ही लेता है, क्योंकि इसके पास पैसा कमी नहीं होता है। तो विकसित देश में ये होता है, जन्म दर बहुत कम होता है और मृत्यु दर भी बहुत कम होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विकसित देश में जन्म दर होता है तो कहना बहुत कम होता है, मृत्यु दर भी बहुत कम होता है। यहाँ हम दो हमारे एक ऐसे नियम लगाते हैं, इसलिए तो जापान में देखो तो जनसंख्या बहुत कम सा हो गया है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ सब कुछ विकास कर चुका है, साक्षरता दर बहुत हाई होता है, 100 में 100 होता है। ये विकसित देश होता है जिसे हम तृतीय अवस्था कहेंगे। और द्वितीय अवस्था में क्या आता है, विकासशील देश। इसमें देखोगे तो जन्म दर बहुत तेजी से होता है, जन्म दर तेजी से होता है, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे सुधार होने के कारण वो रुक सा जाता है। इसलिए इस देश का विकास बहुत तेजी से होता है, जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहाँ देखोगे तो ना तो ज़्यादा धनिक होता है और ना ही ज़्यादा गरीब देश होता है। इसमें मध्यम स्तर को बनाए रखता है। इसमें ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना ही कम पढ़े लिखे होते हैं, एकदम बीच बीच का काम करता है, सब के सब पढ़ा लिखा होता है। इसमें मध्यम स्तर पर यहाँ देखोगे तृतीय अवस्था में इसमें जन्म दर भी वहीं चौगा होता है, क्योंकि सब के सभी गरीब देश होता है। ऐसा देश जो अब विकास शुरू किया हो उस देश को हम कहेंगे अल्प विकासशील देश। जैसे अफ्रीका महादेश में देखोगे तो सब के सब अल्प विकासशील देश आता है, क्योंकि हम अभी क्या बोले हैं, विश्व में 3 प्रकार के देश होते हैं। एक वो जो पहले से ही विकास कर चुका है उसे हम विकसित देश कहेंगे, उसमें सब सुविधा मौजूद होता है। एक वो जो बहुत तेजी से विकास करता है, उसमें सब कुछ मध्यम स्तर पर होता है, उससे हम द्वितीय या विकासशील देश कहते हैं। एक वो देश होता है जो बहुत गरीब होता है, वहाँ अब विकास शुरू हो रहा है तो उसको हम प्रथम अवस्था या फिर अल्प विकासशील देश कहते हैं। इसमें सभी लोग गरीब होते हैं और इसमें जन्म दर बहुत होमचलुआ होता है, क्योंकि गरीब होता है। गरीब लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करने में विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा। उनका मानना यह है कि ज़्यादा लड़का होगा तो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन बहुत घटिया सोच है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। जन्म दर इसमें ज़्यादा होता है, वही स्तर पर बाबू उसी स्तर पर मृत्यु भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि और थोड़ा सा बीमारी हो जाएगा तो इनके पास तो पैसा ही नहीं, और ना ही यहाँ देखो तो पढ़े लिखे लोग होते हैं और ना ही यहाँ हॉस्पिटल की सुविधाएं मौजूद है। इसलिए थोड़ा सा ही बीमारी होता है ना तो यहाँ आदमी पुड़क जाता है, मर जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद नहीं है। और ज़्यादा अगर मान लो दूसरे देश में जा रहे हो इलाज कराने तो मांगेगा 1 करोड़ 2 करोड़ तो भाग आएंगे, इसका मतलब उनके पास पैसा नहीं है, मर जाएगा बेचारा। इसलिए जितना तेजी से जन्म होता है उतना ही देर से मर भी जाते हैं। तो जन्म दर ज़्यादा होता है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है। और इसमें देखो जन्म दर ज़्यादा होता है लेकिन मृत्यु दर कम होता है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं थोड़ा मजबूत कर लिया जाता है। और यहाँ देखो जन्म दर कम, मृत्यु दर कम, क्योंकि यहाँ लोग बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और यहाँ देखो सभी लोग ना कृषि कार्य करते हैं, सभी लोग कृषि कार्य करते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा बहुत कम होता है, इसलिए विज्ञान के स्तर भी बहुत कम हो जाता है। ये देखो सबसे घटिया किस्म का होता है, ये थोड़ा ठीक ठाक होता है, ये सबसे ठीक होता है देश। तो यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है, ठीक ना बाबू। आओ हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान लगाना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। यहाँ तक सही है। आगे देखो, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1929 में W.S. थॉम्सन ने अमेरिका के रहने वाले थे प्रस्तुत किए थे, जिन्हें बाद में 1945 में F.W. नोटेस्टिन ने इसे संशोधन करके प्रस्तुत किया। कुछ विद्वानों ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्था बताए हैं, कुछ 4 कुछ 5 अवस्था भी बताए हैं, लेकिन नोटेस्टिन और थॉम्सन के अनुसार जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग के नाम है प्राथमिक अवस्था, जिसे अल्प विकासशील देश कहते हो। इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जन्म दर ज्यादा होता है, मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, अधिक होना है। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करता है। इसमें अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ उच्च तकनीकी का विकास नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता है। इसमें प्रत्येक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, जैसे अफ्रीकाई देश, मतलब अफ्रीका के देश आता है। यहाँ लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल की कमियां होती है। दूसरा अवस्था का नाम है द्वितीय अवस्था में, जिसे विकासशील देश आता है। इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर ज्यादा होता है, लेकिन समय के साथ उनके धीमी गति से गिरावट शुरू की जाती है। स्वास्थ्य संबंधित दशा में सुधार, मृत्यु दर कम होने लगती है। इसलिए इस अवस्था में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ता है। इसमें शिक्षा का स्तर क्या होता है, मध्यम होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, जिसके कारण तकनीकी भी मध्यम कोटि की होती है। टेक्नोलॉजी भी देखिएगा ना, भारत में ना ज्यादा है ना कम है, एकदम मध्यम स्तर पर है, जैसे भारत। लास्ट में देखिएगा तृतीय अवस्था, इसमें विकसित देश आता है। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ शिक्षा का स्तर, इसमें शिक्षा का स्तर बहुत हाई होता है, जिससे विज्ञान तकनीकी भी उच्च स्तर की होती है, जैसे जापान, ब्रिटेन, ठीक ना। और जापान हो गया, एगो क्या हुआ, ब्रिटेन हो गया। लास्ट में तीनों लिखकर निष्कर्ष निकाल देना। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में विश्व के प्रत्येक देशों का वर्णन किया जाता है, जिसमें कहीं जनसंख्या घन, जिसमें जनसंख्या कहीं ज्यादा है कहीं कम है, हो गया इतना। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा ये हेडिंग समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसी पाठ का, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अभी तक जो भी पढ़ाई किए हो ना, इसके पिछले एगो शॉर्ट वीडियो देख लो, एगो ये लॉन्ग वीडियो देख लो, और इसके बाद एगो ऑब्जेक्टिव किताब, ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लो। ये 3 वीडियो देख लेते हो तो दूसरा पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।